शक्ति के उभरते केंद्र 1991 के बाद 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के कुछ नए केंद्र उभरते हैं। 1991 से पहले दो महाशक्तियाँ थी, उसके बाद शक्ति के नए केंद्र उभरते हैं। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड इसको बोलते हैं। और समय बीतने के साथ अमेरिका के अलावा शक्ति के कुछ नए केंद्र उभरना शुरू होते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जिनको कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में दे आर द न्यू सेंटर्स ऑफ द पावर। उसमें यूरोपियन यूनियन एक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय समुदाय। तो ये यूरोपीय यूनियन है क्या? सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और एक कॉन्टिनेंट जो है वो है यूरोप। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है इट इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये यूरोपियन यूनियन है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग आज के टाइम में कितने देश शामिल हैं वो देखते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लगभग सभी देश इसमें शामिल हैं। जैसे कि जब ये इवॉल्व हो रहा था, जब ये चलना शुरू हुआ था यूरोपियन यूनियन, तो उस समय 1952 में इसमें कुछ मेंबर्स थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, नीदरलैंड था, बेल्जियम था, लग्जमबर्ग था, इटली था। तो ये कुछ देश थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1952 में। हालांकि इसका जो नाम है यूरोपियन यूनियन वो बाद में पड़ा है, इससे पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1973 में 3 मेंबर इसके और बनते हैं, जिसमें आता है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, देन फिर डेनमार्क और आयरलैंड। तो 3 देश 1973 में इसमें जुड़ते हैं यूरोप के। 1986 में मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ लगते 2 देश हैं। एक है ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं, वो इससे जुड़ता है 1986 में। दूसरा इसमें पुर्तगाल जुड़ता है और स्पेन इसके साथ जुड़ जाता है। तो 3 देश 1986 में जुड़ते हैं। यूरोप की ही कंट्रीज़ हैं सारी ये। 1995 में 3 और देश इसमें जुड़ते हैं, दैट इज़ स्वीडन, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रिया। 2004 में यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ और देश जुड़ जाते हैं, जिसमें हंगरी, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया भी इसके सदस्य बन जाते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं कि यूरोप के लगभग सभी देश इसके सदस्य बन जाते हैं। यूरोपियन आइडिया एक वर्ड आता है जिसका मतलब है कि पूरा यूरोप एक है। यदि इसके इतिहास में जाएं तो 1945 के पहले का इसका इतिहास है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 1945 के बाद ही ये आइडिया आया है, उससे पहले भी इसकी बातें होती रही हैं। यदि आप डार्क एज में जाएंगे, मध्यम युग में जाएंगे, जिसका टाइम पीरियड 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक बताया जाता है यूरोप में। इस दौरान पूरे यूरोप में रोम से एक चर्च था, उसके नियम चलते थे। तो चर्च जो था वह राज्यों के ऊपर हावी था, जैसे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड। जहाँ के जो राजा थे वो चर्च के आदेशों को मानते थे। तो उस दौरान ये समझा जाता है कि पूरा यूरोप चर्च के नियंत्रण में था। देन फिर उसके बाद राज्यों के द्वारा विद्रोह कर दिए जाते हैं चर्च के खिलाफ, और अपने राज्यों को अलग कर लिया जाता है। और ये कहा जाता है राजाओं के द्वारा कि हम अपने देश की प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं, हम अब चर्च के आदेशों को नहीं मानेंगे। और उसी के साथ एक वेस्टफेलियन ट्रीटी आती है, जिसमें कहा जाता है कि सभी देशों को अपनी अपनी प्रभुसत्ता मिली हुई है और वो अपने डोमेन में अपना काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी कुछ थिंकर्स आते हैं, जैसे कि रूसो हो गया, सेंट साइमन हो गए समाजवादी। ये कुछ, एंड मेजनी हो गए। ये कुछ ऐसे विचारक थे जिनका मानना था कि पूरे यूरोप के लिए साझी संस्थाएं हो सकती हैं जो सभी के लिए एक जैसे निर्णय बनाएंगे। बट पूरा यूरोप एक हो ऐसा नहीं हो पाया। कब तक? 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये आइडिया एक यूटोपियन आइडिया लगा, एक काल्पनिक आइडिया लगा। और 1945 के बाद कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि अब
पूरे यूरोप के जो देश हैं वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। इसका एक रीज़न बताया जाता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बुरी तबाही हो गई थी और 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा कहा गया कि अब हम अलग अलग देश ना होकर अगर हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को अपना एक घर माने तो अच्छी बात रहेगी। सो दैट इज़ वाई इन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, कि सारा यूरोप जो है वो एक है। तो ये बात वहाँ से उठना शुरू होती है। सो पूरा यूरोप एक होना चाहिए, इसका इतिहास एक लंबा है, बट प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि पूरे यूरोप के देश आपसी सहमति से उन्होंने कोई संगठन बनाया हो और उसके नियमों को फॉलो कर रहे हो। तो यूरोपियन यूनियन यही है कि एक यूरोप जो आपस में लड़ रहा था। आपने इतिहास पढ़ा होगा और आपने पाया होगा कि जर्मनी का उत्थान होता है तो किस प्रकार से यूरोप के देश आपस में लड़ पड़ते हैं। उससे पहले भी यदि आप देखेंगे तो नेपोलियन जब आते हैं, वाटरलू की लड़ाई होती है, किस प्रकार से यूरोपियन शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी। तो क्या ये यूरोप की शक्तियाँ निरंतर लड़ती ही रहेंगी? तो आज के टाइम में यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन 1952 से शुरू होता है बनना और आज के टाइम में यूरोप में शांति लगभग हमें देखने को मिलती है। सिर्फ एक ही लड़ाई अभी ऑफ लेट जो शुरू हुई थी 2021 या 22 में, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, इसको छोड़कर कोई मुख्य लड़ाइयाँ इनके बीच हुई नहीं है। तो जो यूरोप आपस में लड़ मरने को तैयार था उसमें इतनी शांति कैसे हो जाती है? और यूरोपियन यूनियन आज के टाइम में 21वीं सदी में एक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है और इसको भी एक श्रेय दिया जाता है कि यूरोप के जो देश हैं वो एक मान रहे हैं अपने आप को, दैट इज़ वाई वो अब लड़ नहीं रहे हैं। सो इसी को जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जो यूरोप आपस में लड़ रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी, वो एक हो जाते हैं। तो उसके कुछ कारण बताए जाते हैं हिस्टोरिकली, वन बाय वन उनको देखेंगे। तो इसका पहला तर्क दिया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों की काफ़ी तबाही हो चुकी थी। 1939 टू 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण जो यूरोप के देश थे उनकी काफ़ी तबाही हो चुकी थी, उनका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया था। तो इस तरीके से यूरोप का पुनर्निर्माण करना है हमें, ऐसी फीलिंग इन देशों में उठी और इनको लगा कि यदि हमें यूरोप का दोबारा से निर्माण करना है तो हम सभी को आपस में सहयोग करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि यदि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम ना लड़ें और हमारा आर्थिक उत्थान सभी देशों का हो तो उसके लिए हमें सभी को आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली भी हमें अपनी अर्थव्यवस्थाएं ओपन करनी पड़ेंगी, अपने एक दूसरे देश में व्यापार को एलो करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनके द्वारा अडॉप्ट करने की एक सोच शुरू होती है। तो पहला कारण ये बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है जर्मनी को। जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रैंको प्रशियन वॉर 1871 में हुआ था। 1870 एंड 71 को इनके बीच एक लड़ाई होती है और तभी से लेकर इनके बीच एक संघर्ष चलना शुरू हो जाता है। अल्सैक एंड लॉरेंस के जो प्रोविंसेस थे उनको लेकर, उसी के कारण पहला वो भी एक कारण बनता है कि पहला विश्व युद्ध दुनिया में होता है। फिर से ये जर्मनी एक कारण बनता है कि दूसरा विश्व युद्ध होता है। तो जो यूरोप की बाकी पावर्स थी उनको महसूस ये हुआ कि यदि हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में भी जर्मनी द्वारा से इतना पावरफुल ना हो जाए कि अब वो लड़ने की बात करना शुरू कर दे, तो इसके लिए हमें उसको पूरे यूरोप के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अपने जो विचार हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। तो खुरापाती कोई व्यक्ति जो होता है किसी भी गैंग के बीच, तो उसको सुधारने के लिए यदि आप बार बार उससे लड़ेंगे तो शायद समस्या का हल ना हो। तो उसके लिए कभी कभार ज़रूरी होता है कि उसको आप अपने साथ मिला लें। तो समय बीतने के साथ वो मिला हुआ महसूस करने के बाद वो उस फीलिंग को छोड़ देगा। तो ये कारण भी एक था कि जर्मनी फिर से फ्यूचर में ऐसी कोई गड़बड़ ना कर दे, जब कोई दूसरा देश भी ऐसी कोई गड़बड़ ना कर दे कि जिसके कारण फिर से यूरोपियन देश आपस में लड़ पड़े और उनकी अर्थव्यवस्थाओं की फिर से वैसी ही तबाही हो जैसी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। तो दूसरा कारण ये बताया जाता है। द थर्ड रीज़न इज़ गिवन कि उस समय कोल्ड वॉर शुरू ही हुआ था और यदि हमने यूरोप के देशों को लगा कि यदि हमने सोवियत संघ के खतरे को रोकना है तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, इसके लिए भी एक होते हैं। और दूसरा अमेरिका की भी ये विश थी कि पूरा यूरोप यदि एक होगा
तो कम्युनिज़्म को हम अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जो सोवरेन नेशन स्टेट्स होती हैं, जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य होते हैं, ये माना गया है कि यूरोप के जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिक्कत क्रिएट करी है। जब भी किसी राज्य को पूरी की पूरी प्रभुसत्ता मिली है कि वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में अपने ही डिसीजन ले सकता है, तो उसके कारण दिक्कत क्रिएट हुई है। सो इन राज्यों की प्रभुसत्ता के ऊपर कोई प्रतिबंध लगना चाहिए, और वो प्रतिबंध कौन लगा सकता है? एक ऐसा संगठन जिसके आदेशों को सभी माने। सो दैट इज़ वाई भी एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस हुई कि कल को अगर कोई देश इस नाते से किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है कि मैं तो प्रभुसत्ता संपन्न हूँ, सो उसके लिए भी कुछ हमारे पास प्रावधान होना चाहिए। तो ये कारण भी था कि यूरोपियन यूनियन की या फिर एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस हुई जो पूरे यूरोप के लिए एक हो। अगला जो रीज़न दिया जाता है कि यूरोपियन एकीकरण क्यों ज़रूरी था या क्यों उस तरफ बढ़ रहा था, तो एक इसका रीज़न बताया जाता है, उसमें आइडियलिस्ट कमिटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे मानी जा रही थी, जिसका मतलब है आदर्शवाद। तो हमने पढ़ा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी एक धारणा आती है दुनिया में जो मानती है कि लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए और इन लड़ाइयों को रोका जा सकता है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो ये एक फीलिंग दुनिया के अंदर बढ़ रही थी कि यदि दुनिया में कोई ऐसा संगठन है जो सामूहिक रूप से एक्शन लेगा जब किसी देश के द्वारा मनमाने तरीके से कुछ मनमानी करी जाएगी, सो दैट इज़ वाई एक ये धारणा बनी हुई थी। और ये माना गया कि यदि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप के जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य हैं, वो फिर से आपस में ना लड़ पड़े, इसके लिए एक ऐसे समुदाय ज़रूर होना चाहिए जो जिसकी बातें सारे माने। सो आइडियलिस्टिक कमिटमेंट यही बात करती है कि देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होना चाहिए। तो यूरोप के देशों ने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो बाद में बनेगा, उससे पहले हम अपने लिए एक समुदाय बनाते हैं ताकि हमारी आपस में लड़ाइयाँ ना हो। सो उस समय एक थिंकर थे जीन मोनेट एंड दूसरे थे रॉबर्ट शूमैन। तो जीन मोनेट और शूमैन के द्वारा कहा गया कि एक ऐसा यूरोप बने जो एकीकृत हो। और ये एकीकृत कैसे होगा? यहाँ पर सभी यूरोप के देश यूरोप उस संगठन के सदस्य तो होंगे, उसके साथ साथ उनकी अपनी कंट्रीज़ भी होंगी। इसको उन्होंने संघात्मक ढांचे की तरह बनाने का प्रयास किया और ये कहा गया कि जितने भी जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य हैं उनकी अपनी प्रभुसत्ताएं तो बची रहेंगी, पर उसी के साथ साथ यह यूरोपियन जो यूनियन है उसको ये अधिकार देंगे कि कुछ मामलों में उनके लिए डिसीजन लिए जाएं। ये एक उम्मीद करी गई थी कि इस प्रकार का कोई संगठन यूरोप में बना दिया जाएगा जिसका जो नेचर होगी दैट विल बी फेडरल। यहाँ पर राज्यों के पास प्रभुसत्ता तो होगी और उसी के साथ साथ जो संगठन आएगा वह उनकी यूनिटी को भी बनाएगा प्लस उनकी प्रभुसत्ता को भी अलो करेगा। सो पावर तो राज्यों के पास ही रहेगी, परंतु उस संगठन के पास भी कुछ शक्तियाँ उसको मिलेंगी। सो इसके कारण शुरू में आर्थिक जो सहयोग है उसको बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद करी गई। इसी के लिए 1952 में द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में बनाई जाती है यूरोप के कुछ देशों के द्वारा, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ देश शुरुआत करते हैं इसकी 1952 में। हम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाएंगे, यानी कि जितने भी देश इसके मेंबर बनेंगे उन देशों के द्वारा कोयला और जो स्टील है उसके मामले में हमारे साझे डिसीजन लिए जाएंगे कि अब कोयले के ऊपर और स्टील के ऊपर वो जो देश जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम मिलजुल के डिसीजन लेंगे। कोई एक देश ये नहीं बोल देगा कि कोयले के ऊपर ये नियम बनेंगे, स्टील के ऊपर ये नियम बनेंगे, हम सभी मिलके इसके नियम तय करेंगे। देन धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन होता है, विकास होता है। ट्रीटी ऑफ रोम होती है। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ द इटली। इटली में एक संधि करी जाती है और इसी संधि से निकलती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1957 में जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में बना था, अब उसको क्या कहा जाने लगा 1957 में? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका मकसद था कि पूरे यूरोप को एक कॉमन मार्केट बनाना।
कॉमन मार्केट का मतलब ये है कि जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो एक दूसरे को अलो करेंगे एक दूसरे के देश में व्यापार करने के लिए विदाउट एनी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। किसी भी प्रकार का व्यापार के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ओपनली व्यापार किया जाएगा। और दूसरा मकसद था यूरोप के लोगों को आपस में जोड़ना। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में, इसका मकसद समय बीतने के साथ बदल जाता है। एंड देन यूरोपियन कम्युनिटी इसका नाम बन जाता है 1967 में। फिर से ये देश आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि इसका नाम चेंज करते हैं, इसको हम यूरोपियन कम्युनिटी नाम दे देते हैं। देन फिर 1993 में मिलते हैं ये देश, वो बोलते हैं कि हम इसका नाम फिर से चेंज कर देते हैं, इसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो इसी को यूरोपियन यूनियन बोला जाता है, जिसका एक विकास हुआ है। 1952 से इसकी यात्रा, 1952 से इसकी यात्रा शुरू होती है और 1993 में आकर ये यूरोपियन यूनियन बन जाता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कौन कौन से अंग हैं एंड इसका जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से है डिटेल में, वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इसके बेसिक्स को समझा और बेसिक ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है वह कहाँ का संगठन है। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देन फिर हमने समझा कि इतिहास में भी यूरोप को इकट्ठा करने के लिए प्रयास होते थे, बट वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी। और वास्तविक रूप से जो प्रयास शुरू होते हैं वो 1952 से शुरू होते हैं, जब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बन जाती है। फिर 1957 में इसका नाम बदल जाता है, 1967 में फिर से इसका नाम बदल जाता है और 1993 में नाम बदलते बदलते इसका अंतिम नाम बनता है, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। सो इसके बारे में हमने जाना है।